बुक समरी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदला है। मेरा मतलब है रोंडा बर्न की द मैजिक। और ये चर्चा शुरू हुई हमारे एक श्रोता के बहुत ही दिलचस्प सवाल से। उन्होंने पूछा कि मैंने ये किताब पढ़ी है और इसका जो आइडिया है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जादू और चमत्कार, इन सब बातों से परे क्या इसके पीछे कोई ऐसा ठोस सिद्धांत है जो मनोविज्ञान या विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे, या ये बस एक तरह की पॉजिटिव थिंकिंग है जिसे नए पैकेट में बेचा जा रहा है। तो आज हमारा मिशन बस यही है। हम इस किताब के दावों की गहराई में उतरेंगे, इसके जादू के पीछे का जो मैकेनिज्म है उसे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए इस आइडिया को खोलना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इस ऑडियो को लाइक करना, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और बुक समरी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल। और किताब की शुरुआत ही एक ऐसी पहेली से होती है जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। लगभग 2000 साल पुराने एक ग्रंथ में लिखा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उससे वो सब भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। हाँ, ये सुनने में पहली बार में बहुत अजीब बल्कि अनुचित लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे ये कोई नियम है जो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाने के लिए बनाया गया हो। बिल्कुल, ये हमेशा से एक बहुत ही विवादास्पद लाइन रही है। सही कहा। तो किताब का दावा है कि इस पूरी पहेली का जो जवाब है वो एक खोए हुए शब्द में छुपा है, और वो शब्द है कृतज्ञता। अच्छा, तो अगर हम इस शब्द को उस वाक्य में वापस रखें तो वो कुछ ऐसा बनता है, जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे सब कुछ ले लिया जाएगा। वाह, ये तो मतलब इसने तो पूरे वाक्य का मतलब ही बदल दिया। एकदम। अब ये एक कठोर नियम नहीं बल्कि एक नैतिक या आध्यात्मिक सिद्धांत जैसा लगता है, लेकिन यहाँ रुककर सोचना जरूरी है। किताब इसे एक यूनिवर्सल लॉ यानी सार्वभौमिक नियम कहती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो। राइट। लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में हम इसे एक नियम के बजाय एक संज्ञानात्मक पुनर्रचना यानी कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की प्रक्रिया के तौर पर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। तो आप कह रहे हैं कि ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हमें इनाम या सजा दे रही है? नहीं, बल्कि ये हमारे अपने दिमाग के काम करने का तरीका है। बिल्कुल। देखिए, हमारा दिमाग ना कुदरती तौर पर नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं, और ये हजारों सालों में इसलिए बना ताकि हम खतरों से बच सकें। सही बात है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। तो कृतज्ञता का जो अभ्यास है वो जानबूझकर इस पैटर्न को तोड़ने का एक तरीका है। जब आप एक्टिवली उन चीजों को ढूंढते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। किस चीज के लिए? जीवन में जो अच्छी चीजें मौजूद हैं उन्हें पहचानने के लिए। धीरे धीरे आपका फोकस इस बात से हट जाता है कि क्या कमी है और इस पर आ जाता है कि मेरे पास क्या क्या है। तो जिसे किताब जादू कह रही है वो असल में हमारे ध्यान और हमारी धारणा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ। अच्छा, यहीं पर एक और बात आती है जहाँ किताब विज्ञान का सहारा लेती है। उसमें न्यूटन के तीसरे नियम का जिक्र है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ। और किताब इसे कृतज्ञता पर लागू करती है कि धन्यवाद देने की क्रिया हमेशा कुछ पाने की प्रतिक्रिया पैदा करेगी। इस तुलना को हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है, एक मेटाफर है, लेकिन हमें ये साफ समझना होगा कि ये सिर्फ एक मेटाफर ही है। मतलब ये फिजिक्स का कोई नियम नहीं है? नहीं, ये फिजिक्स का नियम नहीं है जिससे हम अपनी इमोशनल दुनिया पर लागू कर सकते हैं। पर सामाजिक मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे पारस्परिकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। अच्छा। और वो न्यूटन के नियम जैसा ही लगता है। वो ये कहता है कि जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम अंदर से एक तरह से मजबूर महसूस करते हैं कि हम भी बदले में कुछ अच्छा करें। अच्छा, तो ये एक सामाजिक गतिशीलता है, भौतिकी नहीं। मतलब जब हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो वो हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। बिल्कुल। और फिर भविष्य में उस व्यक्ति के हमारी मदद करने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, यही बात है। सोचिए, अगर आप अपने किसी सहकर्मी को उसके काम के लिए, उसकी मदद के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं, तो क्या अगली बार जब आपको मदद की जरूरत होगी
तो वो ज्यादा तैयार नहीं होगा आपकी मदद करने के लिए। हाँ, जाहिर है। तो कृतज्ञता एक सोशल ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करती है। ये पॉजिटिव फीडबैक के लूप बनाती है। तो किताब का वो एक्शन रिएक्शन वाला तर्क भले वैज्ञानिक तौर पर 100% सटीक ना हो, पर व्यवहारिक तौर पर हमारे सामाजिक जीवन में वो काम करता है। ठीक है, तो सिद्धांत समझ में आता है। ये हमारे दिमाग को फिर से ट्रेन करने और हमारे सामाजिक रिश्तों को बेहतर बनाने के बारे में है। लेकिन अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। किताब में कुछ बहुत ही सरल अभ्यास दिए गए हैं, जैसे अपनी नियामतें गिनना या एक जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना। क्या ये सिर्फ रस्में हैं या इनके पीछे भी कोई मनोवैज्ञानिक आधार है? नहीं, इनके पीछे ठोस मनोवैज्ञानिक आधार है। अपनी नियामतें गिनना, ये जो अभ्यास है, ये सीधे तौर पर हमारे नेगेटिविटी बायस का मुकाबला करता है। कैसे? ये हमें मजबूर करता है कि हम रुकें और जानबूझकर सोच समझकर पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें। और सिर्फ सोचना नहीं, हाँ, उन्हें लिखना और ये कारण बताना कि हम क्यों आभारी हैं, ये इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। ये दिमाग के लिए एक कसरत की तरह है। और उस जादुई पत्थर का क्या, कि उसे रात में हाथ में लेकर दिन की सबसे अच्छी बात के बारे में सोचो? वो एक संज्ञानात्मक एंकर यानी कॉग्निटिव एंकर के रूप में काम करता है। कॉग्निटिव एंकर, वो क्या होता है? ये एक जानी मानी तकनीक है जिसमें आप एक भौतिक वस्तु को, किसी चीज को एक भावना या विचार से जोड़ देते हैं। तो पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं रहता, वो कृतज्ञता की भावना का एक फिजिकल सिंबल बन जाता है। अच्छा। और हर रात उस रस्म को दोहराने से आप अपने दिन को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करने की आदत बना रहे हैं। ये पक्का करता है कि सोने से ठीक पहले आपके दिमाग में आखिरी ख्याल चिंता या तनाव का ना हो, बल्कि आभार का हो। और इसका आपकी नींद की क्वालिटी और अगले दिन की मानसिकता पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। यहाँ पर मैं एक जरूरी सवाल उठाना चाहती हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो वाकई बहुत गंभीर मुश्किलों से गुजर रहा है, जैसे कोई बीमारी, बहुत ज्यादा कर्ज या बेरोजगारी, उसे ये कहना कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो, ये थोड़ा कठोर या सच्चाई से परे लग सकता है। क्या ये नजरिया उनकी समस्याओं को कम करके नहीं आंकता? ये एक बहुत ही जायज जरूरी सवाल है और यहीं पर इस तरह की किताबों की सीमाएं सामने आती हैं। सही बात है। अगर इसे गलत तरीके से समझा जाए तो ये विषाक्त सकारात्मकता यानी टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और नजरिया मदद कर सकता है, जैसे कि स्टोइक दर्शन। ये दिलचस्प है। स्टोइक दर्शन कृतज्ञता को कैसे देखता है? रोंडा बर्न का जो नजरिया है वो काफी हद तक लेन देन पर आधारित है। आप कृतज्ञता देते हैं ताकि आपको बदले में और ज्यादा भौतिक चीजें मिलें। ये तो है। इसके उलट स्टोइक दर्शन में कृतज्ञता का मकसद आंतरिक शांति और लचीलापन मतलब रेजिलियंस बनाना है। बाहरी नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो एक स्टोइक दार्शनिक क्या कहेगा? एक स्टोइक दार्शनिक कहेगा, मैं इस चुनौती के लिए आभारी हूं क्योंकि ये मुझे मजबूत बनने का मौका दे रही है, या मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं भले ही मेरे पास पैसा ना हो। मतलब ये कृतज्ञता को बाहरी परिस्थितियों से अलग कर देता है। हाँ, और इसे एक आंतरिक शक्ति का स्रोत बना देता है। तो द मैजिक का नजरिया परिणाम केंद्रित है, जबकि स्टोइक नजरिया प्रक्रिया केंद्रित है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। निश्चित रूप से। शायद दोनों का संतुलन ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। बिल्कुल। मुश्किल समय में स्टोइक कृतज्ञता आपको खड़े रहने की ताकत दे सकती है, जबकि अच्छे समय में द मैजिक का नजरिया आपको और ज्यादा अवसर पहचानने में मदद कर सकता है। चलिए अब किताब के उन 3 मुख्य क्षेत्रों पर आते हैं जिन्हें बदलने का ये दावा करती है: रिश्ते, स्वास्थ्य और धन। अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो कृतज्ञता इन क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है? रिश्तों से शुरू करते हैं। यहाँ इसका असर सबसे सीधा और साफ है। जब हम किसी रिश्ते में कमियों पर ध्यान देते हैं तो हम अनजाने में उन कमियों को और बढ़ाते हैं। सही बात है। जिस चीज पर फोकस करो वही बड़ी लगने लगती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम जानबूझकर अपने साथी या दोस्त के अच्छे गुणों के लिए आभारी होते हैं तो हमारा व्यवहार उनके प्रति बदल जाता है। हम ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा प्यार करने वाले बन जाते हैं और पारस्परिकता के सिद्धांत के अनुसार वो भी हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो ये रिश्ते में एक पॉजिटिव स्पाइरल शुरू कर देता है। बिल्कुल, एक अपवर्ड स्पाइरल। स्वास्थ्य के बारे में क्या? किताब का दावा है कि कृतज्ञ लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और लंबा जीते हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? हाँ, इस पर काफी रिसर्च हुई है। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को कम करने के लिए जाना जाता है। अच्छा। और लंबे समय तक बना रहने वाला स्ट्रेस ही तो कई बीमारियों की जड़ है। तो स्ट्रेस कम करके कृतज्ञता सीधे सीधे हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। और शायद एक और बात भी है। क्या? जो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए सच में आभारी होते हैं
वो उसकी बेहतर देखभाल भी करते होंगे, है ना? सही पकड़ा, वो अच्छा खाते हैं, व्यायाम करते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को एक तोहफे के रूप में देखते हैं, न कि ऐसी चीज के रूप में जिसे हल्के में लिया जाए। ठीक है, स्वास्थ्य और रिश्ते तो समझ में आते हैं, लेकिन धन वाला हिस्सा, ये हमेशा सबसे ज्यादा विवादास्पद रहता है। ये विचार कि सिर्फ अपने पास मौजूद पैसे के लिए आभारी होने से और ज्यादा पैसा आपकी तरफ आएगा, ये कई लोगों को जादुई सोच, मतलब मैजिकल थिंकिंग जैसा लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर हमें सबसे ज्यादा सावधानी से विश्लेषण करने की जरूरत है। ये पैसे को चुंबक की तरह खींचने के बारे में नहीं है, ये असल में कमी की मानसिकता यानी स्केर्सिटी माइंडसेट से समृद्धि की मानसिकता यानी अबंडेंस माइंडसेट में बदलाव के बारे में है। इन दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा और समझाइए। जरूर। कमी की मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा इस बात पर ध्यान देता है कि क्या नहीं है, क्या खो सकता है, और हर जगह उसे कंपटीशन दिखता है। इससे डर और चिंता पैदा होती है, जो अक्सर खराब वित्तीय फैसलों की ओर ले जाती है। और समृद्धि की मानसिकता? इसके उलट, समृद्धि की मानसिकता वाला व्यक्ति जो कुछ उसके पास है उसके लिए आभारी होता है और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। जब आप डर में नहीं जी रहे होते तो आप जोखिम का बेहतर आकलन कर सकते हैं, आप नए अवसर देख पाते हैं जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं, और आप ज्यादा क्रिएटिव समाधान खोजते हैं। तो कृतज्ञता सीधे आपकी जेब में पैसा नहीं डालती? नहीं, लेकिन ये एक ऐसी मानसिकता बनाती है जो पैसा कमाने और उसे संभालने के लिए ज्यादा अनुकूल है। एकदम सही। तो कुल मिलाकर जब हम द मैजिक के दावों की परतें खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका जादू किसी रहस्यमयी ब्रह्मांडीय शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने मनोविज्ञान की गहरी समझ में छिपा है। एकदम सही। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है जिसे सार्वभौमिक नियमों और जादू की भाषा में लपेटा गया है। और शायद ये भाषा ही इसे इतने सारे लोगों के लिए आकर्षक बनाती है। हाँ बिल्कुल, ये हमें ये विश्वास दिलाती है कि बदलाव मुमकिन है, और मनोविज्ञान में विश्वास और उम्मीद, जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली शक्ति है। तो हमारे श्रोता के सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये विज्ञान है, मनोविज्ञान है, या सिर्फ सकारात्मक सोच? ऐसा लगता है कि ये मुख्य रूप से व्यवहारिक मनोविज्ञान है, जिसे विज्ञान के कुछ रूपकों और एक प्रेरक कहानी के साथ पेश किया गया है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। जादू असली है, लेकिन वो बाहर से नहीं आता, हाँ, वो हमारे ध्यान को सचेत रूप से निर्देशित करने की हमारी क्षमता से आता है। ये कृतज्ञता का इस्तेमाल करके हमारे मस्तिष्क के डिफॉल्ट नेगेटिव तारों को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया है। तो अंत में इस पूरी चर्चा का सार क्या है? द मैजिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे एक गाइड बुक के रूप में देखें, एक नियम पुस्तिका के रूप में नहीं। ये हमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली मानसिक आदतें सिखाती हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये आदतें हमें बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं देती, बल्कि वो हमें अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करने की शक्ति देती हैं। सही कहा, हमारी धारणाओं, हमारी भावनाओं और हमारी प्रतिक्रियाओं को। और अक्सर जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को बदल लेते हैं तो बाहरी दुनिया भी उसके हिसाब से ढलने लगती है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है, और ये हमें एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। अगर नतीजे असली हैं, अगर हम सच में खुश, स्वस्थ और ज्यादा सफल महसूस करते हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम उस प्रक्रिया को जादू कहते हैं या संज्ञानात्मक पुनर्रचना? विश्वास की शक्ति कहाँ खत्म होती है और विज्ञान कहाँ से शुरू होता है, इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको कृतज्ञता की शक्ति को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो कृपया इस ऑडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो, और भविष्य में ऐसी ही जीवन बदलने वाले बुक समरी के लिए बुक समरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज से ही कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे जादू की तरह बदलना शुरू होता है। धन्यवाद।